प्रेजेंट टाइम में हम एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19, जो कि कोरोना नाम के वायरस से हो रही है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास इससे बचने के लिए कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक नहीं है, तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रिकॉशन। हम जितना प्रिकॉशन ज्यादा ले लेंगे उतना ही हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। जितना जैसे कि अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं और कोशिश करें कि ना ही जाएं, बहुत जरूरी काम है फिर ही जाएं, और जब बाहर जाने तो पीरियडिकली सैनिटाइजर। नमस्कार, खबर एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम साइंस और संस्कृति में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19, जो कि कोरोना नाम के वायरस से हो रही है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास इससे बचने के लिए कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक नहीं है, तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रिकॉशन। हम जितना प्रिकॉशन ज्यादा ले लेंगे उतना ही हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। जैसे कि अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं और कोशिश करें कि ना ही जाएं, बहुत जरूरी काम है फिर ही जाएं, और जब बाहर जाने तो पीरियडिकली सैनिटाइजर का यूज करें, तो इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, तो हमको वही करना है, अपने आप को प्रिवेंट करना है, इस बीमारी से होने से अपने आप को बचाना है। और वो भी कैसे? सिर्फ कुछ स्टेप्स लेके, कुछ प्रिकॉशंस लेकर के, ताकि हम बचे रहें। तो जैसा कि दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभरा है, उसी तरह से पिछले कुछ वर्षों में ऐसे बहुत सारी बीमारियां आई हैं जिससे कि एक भारी मात्रा में लोगों की डेथ हुई है, लोग मारे जा चुके हैं। जैसे पोलियो हुआ, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब अपने टाइम की बहुत बड़ी महामारी रह चुकी है। प्लेग भी अभी हाल ही में आई थी, प्लेग का हम सब लोग जानते हैं। ये सब एक बहुत बड़ी महामारी रूप में उभरी है, और हाँ, आज हम इसको हरा चुके हैं। अब आजकल ये बहुत नॉर्मल बीमारियां हो चुकी हैं, लेकिन अपने टाइम में ये बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। तो इन्हीं सब में से आज हम एक बीमारी पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मलेरिया। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं आज मलेरिया बीमारी बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन एक टाइम ये बहुत भयंकर था, बहुत भयावह था मानव जाति के लिए। आज भी है। अगर हम टाइम से इसको डायग्नोज नहीं कर पाए और या अपना कोई भी इग्नोरेंस दिखाया तो ये डेडली हो जाता है। इससे लोग आज भी मर रहे हैं। एक साल की काफी तादाद में लोग मलेरिया से मर रहे हैं। तो अब बात रही, बहुत लोग सोचते हैं कि मलेरिया एक मस्कीटो से होता है, तो आज मैं आपको मलेरिया को लेकर के बहुत सारी बातें बताऊंगी। जैसे क्या मलेरिया किससे होता है, क्या वो फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, मलेरिया आखिर किससे होता है, और अगर या प्रोटोजोआ है, किससे होता है मलेरिया, और मलेरिया के हो जाने से सिम्टम्स क्या आते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, और हम इसके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं ताकि हमको ये हो न जाए, और हो जाता है तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसके होने से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। आज हम इन सब बातों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था C.L.A. लावेरिन। उन्होंने सन 1880 में एक मलेरियल पेशेंट के अंदर एक पैरासाइट देखा था। उन्होंने डिस्कवर किया था एक पैरासाइट जिसका नाम था प्लाज्मोडियम, और उन्होंने ये बताया था कि ये प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोअन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मलेरिया हो जाती है। वो हमारे ब्लड में उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोअन में प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होता है, जिसका इन्फेक्शियस स्टेज होता है स्पोरोजाइट। वो जब कोई भी मस्कीटो हमें काटता है तो जिस रूप में मलेरिया हमारे अंदर आता है वो स्पोरोजाइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पोरोजाइट उसका इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। अब मैं और एक बात और कि कभी भी मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, उसमें मस्कीटो का सिर्फ इतना रोल है कि वो वेक्टर की तरह काम करता है, वो कॉज नहीं करता है। वेक्टर को अगर हम दूसरे भाषा में तो एक एजेंट या मीडियम भी कह सकते हैं, कि जिसमें क्या होता है कि जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो मस्कीटोज के थ्रू हमारे बॉडीज में आते हैं, और उस मस्कीटोज में भी फीमेल अनोफिलीज नाम की मस्कीटो के थ्रू ही होता है, जिसमें मस्कीटो एज अ वेक्टर काम करते हैं। तो अब इसमें होता क्या है,
जो मस्कीटो हैं वो उनके स्लाइवरी ग्लैंड में मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के फॉर्म में होता है। और जब भी कोई भी फीमेल एनोफिलीज, याद रखिए फीमेल एनोफिलीज ना कि मेल एनोफिलीज, मेल कभी भी कॉज नहीं करते, कोई वेक्टर की तरह काम नहीं करते हैं, सिर्फ फीमेल। तो फीमेल एनोफिलीज जब हमें बाइट करती है तो जो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस स्टेज में एज ए स्पोरोजोइट एंटर करते हैं। और जैसे ही वो एंटर करते हैं, क्योंकि अब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो उसका पहला एम होता है कि न्यूट्रिशन लिया जाए, बॉडी से न्यूट्रिशन ले लिया जाए ताकि उनको ग्रो करने में हेल्प, मल्टीप्लाई करे। जैसे नंबर वो बढ़ जाते हैं उनका, वैसे वो हमारी बॉडी पे हावी होते हैं और डिसफंक्शनिंग करने लगते हैं हमारी बॉडी में। तो वो क्या, तो और हम सब जानते हैं कि फूड का स्टोरेज सेंटर ही लीवर होता है, उसमें वहाँ लीवर स्टोरेज हाउस होता है विटामिन ए, डी, ई, के का, फैट का, यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स सब स्टोर होते हैं। तो इसीलिए जो फीमेल एनोफिलीज से जो स्पोरोजोइट के फॉर्म में प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, वो ब्लड के थ्रू डायरेक्ट इसका अटैक करता है लीवर पे, और लीवर में जाकर के ये अपने नंबर को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। जब इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये ब्लड में एंटर करते हैं, फिर ब्लड में एंटर करने के बाद ये ब्लड में भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके सेल को बस्ट करने लगते हैं, जिससे सेल आरबीसी तो खत्म हो रही है, आरबीसी खत्म हो जाती है। तो जब सेल को बस्ट कर रही है तो इसीलिए मलेरिया में हमें किसी भी पेशेंट को अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बॉडी में खून की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो मलेरिया पैरासाइट ने आरबीसी पे अटैक करके उसको बस्ट कर दिया, उसको खत्म कर रहे हैं वो, इसीलिए बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और जब मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जब भी ब्लड को बस्ट कर रहा होता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन की वजह से हमारी बॉडी में पीरियोडिक फीवर आता है, हर 3 से 4 दिन में हमें फीवर आता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि भाई सिम्टम है कि अगर हमें हर 3-4 दिन में फीवर आ रहा है तो हो सकता है ये टाइफाइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मलेरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर एक पीरियोडिकली फीवर आ रही है और वो नहीं खत्म हो रही है किसी भी दवा मेडिसिन को लेने से। तो इसमें क्या है, तो 2 सिम्टम्स कि एक खून की कमी हो जाती है, दूसरा हमें पीरियोडिक फीवर आते हैं। क्यों? क्योंकि मलेरिया पैरासाइट आरबीसी को बस्ट कर रहे हैं और बस्ट होने की वजह से एक केमिकल निकल रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहा है जिसका नाम है हीमोजोइन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फीवर आता है, एक पीरियोडिकली फीवर आता है। अब जैसे ही वो आरबीसी में अपने आप का नंबर इंक्रीज करते हैं, फिर वहां पे वो गैमेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब गैमेटोसाइट में क्या करते हैं प्रोड्यूस करके, जब वो गैमेटोसाइट प्रोड्यूस करके वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। और जब कोई नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, कोई भी नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो अगर हमें उस टाइम पे बाइट करती है, पेशेंट को बाइट करती है, तो वो स्पोरोजोइट उस फीमेल एनोफिलीज के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर के उनके गट में, मस्कीटो के गट में जाकर के वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद वो वापस से स्पोरोजोइट बनाते हैं, जो कि क्या था, इन्फेक्शियस स्टेज था, जहां से वो एंटर की थी ह्यूमन बॉडी में। तो स्पोरोजोइट बनाते हैं। अब उनकी बॉडी में गट में स्पोरोजोइट बना, अब वो जाकर इनके सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो जब भी वो नॉर्मल पर्सन को काटते हैं, बाइट करते हैं, तो उनके सलाइवरी ग्लैंड से जो भी मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो नॉर्मल पर्सन के बॉडी में चली जाती है और उसको मलेरिया हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मलेरिया जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसीलिए कहते हैं कि जो जिस पेशेंट को मलेरिया है उसको एक आइसोलेशन में होना चाहिए और साफ सुथरी जगह में होना चाहिए, मच्छर से कांटेक्ट नहीं तो और नॉर्मल पर्सन्स को भी और बाकी लोगों को भी मलेरिया हो सकता है। तो मलेरियन पैरासाइट को अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए उसको 2 होस्ट चाहिए होती है, एक हमारी बॉडी, दूसरी मस्कीटो की बॉडी।
जिससे हमारी बॉडी में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मस्कीटोज की बॉडी में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर दोनों नहीं हो तो उनकी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगी। तो दोस्तों अब हम लोगों को ये सब पता चल चुका है कि मलेरिया हमारी बॉडी में कैसे होता है, इसके लिए कौन एज अ वेक्टर काम करता है, कैसे हमारी बॉडी में होता है और सिम्टम्स कैसे आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि भाई सब चीज से बचने का हमारे पास तरीका है। अब इससे बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। पहला हम फिजिकल मेथड होता है, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा बायोलॉजिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में क्या, फिजिकल मेथड में कि प्रॉपर नेट का यूज करें सोते टाइम, दरवाजों पे भी नेट लगा हो, वेंटिलेटर्स में नेट हो, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दे। इसीलिए कहते हैं कि हर गर्मी के बाद कूलर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, नहीं तो रुके हुए पानी मस्कीटोज के बनने की वजह होती है, उनके पैदा होने की वजह होती है। इसीलिए हम कहते हैं कहीं पे भी पानी ना रुका रहे, बरसात हो रही हो तो हम पानी निकालते रहे, पानी कहीं रुकने ना पाए, नहीं तो पानी रुका तो वो कुछ दिन में सड़ेगा और उससे मस्कीटोज पैदा होंगे। तो वो एज अ वेक्टर, जितने ज्यादा मस्कीटो होंगे उतने ज्यादा एज अ वेक्टर काम करेंगे और उतने ज्यादा हमें वो बीमारी देते रहेंगे। तो ये तो फिजिकल मेथड हो गया। दूसरा मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। तो दोस्तों अब क्या है, अपनी सफाई के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की भी सफाई को बनाए रखना, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी गंदी रहेगी तो उससे भी हमें बहुत अनहाइजीनिक प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बहुत दिक्कत हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। जैसे प्रॉपर रिजर्वायर का, जो घर के बाहर नालियां होती हैं उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, जो रिजर्वायर्स होते हैं उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, और बहुत जगह पे जो पॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि पॉन्ड्स में से तो पानी निकाला नहीं जा सकता है या उससे कुछ किया नहीं जा सकता है, तो उसका भी एक तरीका है जो हम लोग एज अ बायोलॉजिकल मेथड में यूज करते हैं। जैसे अगर पॉन्ड्स है तो पॉन्ड्स में पानी है और उसमें क्या होंगे, जो जिससे कोई भी मस्कीटो बनती है उनके लार्वा उनमें बनते हैं और लार्वा बड़े होकर के वो मस्कीटो बन जाते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से इन लार्वा को खत्म कर दें तो हम मस्कीटो से बच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड में हम एक फिश होती है जिसका नाम है गेम्ब्यूसिया, उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पॉन्ड में उसको डाल देते हैं। उसके डालने से क्या होगा, जो गेम्ब्यूसिया नाम की मछली है ये लार्वा को फीड करती है, लार्वा को खाती है, एज अ फूड वो उनको लेती है। तो जब ये सारे लार्वा को खा जाएंगी, उनको एज अ फूड ले लेंगी, तो भाई हम बच जाएंगे, जो मस्कीटो से हम बच जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल का पहला मेथड है। दूसरा मेथड है क्या है, एक ये मेथड है। अभी दोस्तों मैं बताऊं कि रिसेंटली एलन पोल्टर और उनकी टीम ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को प्रोड्यूस किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को, और वो भी कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर में उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को प्रोड्यूस किया है। अब इससे अब क्या, ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है जिसको लार्वा फीड करता है। तो जब लार्वा इस टॉक्सिक सब्सटेंस को खाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो इसीलिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस की गई, इसको हम डाल देते हैं पॉन्ड्स में, और जब लार्वा उसको फीड करती है तो वो सारे लार्वा खत्म हो जाते हैं। तो हमारा काम इंडायरेक्टली हो गया। तीसरा मेथड है दोस्तों केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड में हम सीधे ड्रग्स देते हैं। केमिकल मेथड या तो हम जो बीमारी होने से पहले हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। रिसेंटली एक समय था जब डीडीटी भी बहुत यूज हुआ था, लेकिन चूंकि डीडीटी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो इसकी वजह से डीडीटी के यूज को बैन कर दिया गया। तो उसके बाद क्या था, और तो अब एक ड्रग है, अब उसके बाद अगर मलेरिया हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, मलेरिया होने के बाद एक ड्रग होती है क्विनिन, तो उसका यूज करते हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्विनिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे जो कि एज अ ड्रग काम करता है। और CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो कि है, वहां पे एक एंटी सेरेब्रल मलेरियल ड्रग को प्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है आर्टीटर, जो कि एक हर्बिशियस प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये सब हम तरीका यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया
कि सर CLA लावेरियन ने हमें 1880 में ये बात बताई थी, उन्होंने ही बताया था, जिसकी वजह से हमें इतनी सब कुछ पता चल गई मलेरिया के बारे में। तो उनको सन 1897 में उनको सर रोनाल्ड रॉश ने इस बात की कंफर्मेशन की। फिर इसके बाद CLA लावेरियन को सन 1907 में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और हर संडे को 11:30 बजे ये प्रोग्राम देखना ना भूलें। और हाँ, साथ ही में खबर एक्सक्लूसिव का प्राइम शो सीधी बात सौरभ के साथ रोजाना रात 8 बजे भी देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम